बढ़ापे की वजह से वालिद साहब में इतनी हिम्मत न रही थी कि खेती बाड़ी पर पहले जैसी मेहनत कर पाते। भाई ने मेट्रिक कर लिया था और मैं 10वीं में थी। तभी वालिद ने फैसला किया कि अराजी फरोख्त करके शहर जाएं। कम उस कम बच्चे तो ऐली तालीम हासिल कर सकेंगे। चचा जान ने उन्हें जमीन बेचने से मना किया, मगर बाबा न माने। वो जान गए थे कि जितनी मेहनत वो खेत खलियान पर करते हैं, उनके बेटे हर घर नहीं करेंगे। बलाखिर औलाद ने उसे फरोख्त ही करना है, लेकिन तब उनकी पढ़ाई का वक्त गुजर चुका होगा और जमीन की बंदर बांट से किसी के कुछ हाथ न आएगा। मैंने मेट्रिक के पेपर्स दिए तो उन्होंने सामान बांध लिया। इराजी वो फरोख्त कर चुके थे, लिहाजा अपने खानवादे के साथ लाहौर शहर में एक अच्छा सा घर किराए पर लेकर वहां शिफ्ट हो गए। हमारा रिजल्ट आज का था। अब कॉलेज में दाखिले का मरहला था। भाई ने साइंस में दाखिला लेना था और मैंने आर्ट्स में। जल्द ही मालिक मकान की मदद से यह मरहला भी तय हो गया। देहाती पस मंजर के सबब मुझ में एतमाद की कमी थी, इसलिए क्लास की लड़कियों से घुल मिल नहीं पा रही थी। अलबत्ता एक खुश अखलाक लड़की फातिमा ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे थामने में जरा देर न की। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। मैंने उसकी रवां और शिस्ता अंग्रेजी का सबब पूछा तो उसने बताया कि मेरा भाई मरी के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। मैं रोजाना उससे 2 घंटे इंग्लिश पढ़ती हूँ। मुझे उस पर बहुत रश्क आया और अपनी खुशकिस्मती पर नाज भी हुआ, क्योंकि कॉलेज की दीगर लड़कियां महज इस सबब मुझको मुन्ना न लगाती थीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। वो सब आपस में इंग्लिश में बात करती थीं, जबकि फातिमा ने उन शहरी लड़कियों को छोड़कर मुझ देहातन को दोस्ती के लिए चुना था कि मैं क्लास की नक चढ़ी लड़कियों के तमस्खर का निशाना बनने के बास एहसास कमतरी में मुब्तला होने लगी थी। मैंने फातिमा से कहा, अगर अपनी उम्मी से इजाजत लेकर मैं हफ्ते में 2 दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भाई से इंग्लिश पढ़ लिया करूं तो क्या वो मुझे पढ़ा देंगे? वो बोली, क्यों नहीं, तुम चाहो तो रोज आकर पढ़ लिया करो। जब वो मुझे पढ़ाने बैठते हैं इस वक्त तुम भी आ जाया करो। तुम्हारी उम्मी तो एतराज न करेंगी। मेरी उम्मी पढ़ी लिखी हैं, सभी घर वाले तालीम याफ्ता हैं, भला वो क्यों एतराज करेंगे? मैं बहुत खुश हुई, उम्मी को बताया, उन्होंने इजाजत दे दी। अब मैं रोज फातिमा के घर जाने लगी। उसके भाई का नाम और नगजीब था। वो मुझे भी उसी तरह तौजा से पढ़ाने लगा जैसे फातिमा को पढ़ाता था। मैं भी दिल लगाकर पढ़ने लगी। यूं 6 माह में ही मेरी अंग्रेजी बहुत बेहतर हो गई और मैं टेस्टों में अच्छे नंबर लेने लगी और मैडम की नजरों में भी सरखरो हो गई। मैं अपनी कामयाबी पर फूली न समाई थी। साथ ही फातिमा की भी शुक्रगुजार थी कि उसकी वजह से ही मैं अपनी अंग्रेजी बेहतर की। इस दौरान और नगजीब से भी मेरी अच्छी खासी बेतकल्फी हो चुकी थी, जो धीरे धीरे पसंदीदगी में ढल गई थी। एक दिन उससे शादी के मौजू पर बात हुई तो उसने बताया कि कुछ उर्सा पहले मेरे वालिद किसी वजह से मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए थे, तो मेरे एक दोस्त ने मेरी माली इयानत की थी। मैंने उस शर्त पर इधार लेने की हामी भर ली कि यह कर्ज हुस्ना होगा। अगर वापस लोगे तो मैं तुम्हारी उस मेहरबानी को कबूल करता हूं, क्योंकि मेरी खुददारी को यह ग्वारा न था कि क्लास फेलो से उस तरह मुफ्त में माली अमदाद लूं। मेरा ख्याल था कि वालिद साहब मुलाजमत पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और मैं दोस्त को कर्जा वापस न कर सका। मैंने तहिया किया हुआ है कि जब तक अपने दोस्त का कर्ज अदा नहीं करूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर कर्ज अदा करने की कुल ही कोई सूरत निकल आए तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? वो बोला, हाँ मीर ओदा रहा, मैं जरूर तुमसे शादी कर लूंगा। तब मैंने घर जाकर उम्मी का सेफ खोला और कुछ भारी ज़्यूर चराकर और नगजीब के हवाले कर दिए। उम्मी के ज़्यूरात खालिस सोने के और भारी थे कि अगले वक्तों के बने हुए थे। चंद ज़्यूरात से ही और नगजीब का कर्जा अदा हो सकता था। ये ज़्यूरात उन्होंने मुझे शादी में देने थे। मैंने उससे कहा, उनको बीच कर कर्ज अदा कर दो और फिर रिश्ते के लिए मेरे वालिदीन से बात करो। देर न करना और न मेरा। रिश्ता कहीं और हो गया तो तुम हाथ मिलते रह जाओगे। और नगजीब ने ज़ेवर ले लिए। उसके बाद हमारी मुलाकातें शुरू हो गईं। हम कभी किसी पार्क में मिलते और कभी कभी होटल में, लेकिन हर बार बल में ही इदा करती क्योंकि उसके पास पैसे न होते थे। गर्चा उसके वालिद बरतरफ हो चुके थे, ताहिम वो अब भी मालदार थे
और नगजीब का कहना था कि वालिद चाहते हैं कि मैं खुद कमाने लगूं, तभी वो हम बच्चों के हाथ में पैसे नहीं देते और मैं तो अभी और पढ़ूंगा, PhD करूंगा। बीरवन मलिक जाकर तालीम हासिल करना मेरा ख्वाब है। अभी से 2 टुके की नौकरियां करके खुद को क्यों जाया करूं? इंसान अपना आदर्श जितना ऊंचा रखता है, उसे जिंदगी में मकाम भी इतना ही आली मिलता है। हमारे इस ताल्लुक का इल्म किसी को न था, फातिमा को भी नहीं। इस मामले में हमने बहुत एहतियात और राजदारी से काम लिया था। तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं घर बैठ गई। अब मैं ज़ीब से मिल नहीं सकती थी। मजबूर होकर फातिमा का सहारा लिया। उसकी वजह से कभी कभार उसके घर में ज़ीब से मिल लेती। फातिमा को मेरी दिल्ली कैफियत का अंदाज़ा हो गया था। वो भी यही चाहने लगी कि मैं जायज़ तरीके से उसकी बा भी बन जाऊं। वो अपने भाई से भी कहती थी कि अगर तुमने शादी करना है तो नीलोफर से ही करना, क्योंकि तुमने उससे शादी का वादा कर लिया है। वादा खिलाफी न करना। एक बार फिर मुझे ज़ीब ने अपनी कुछ मजबूरियों से आगाह किया। उसे परेशान देखकर मैंने एक बार फिर इमी के ज़ीवरात में से कुछ ज़ीवर निकाले और इसे दे दिए। मैं चाहती थी कि वो मजबूरियों की मंझधार से निकल आए और हमारी शादी में कोई अड़चन बाकी ना रहे। ज़ैब का कहना था कि उसके वालिद चाहते हैं मैं जल्द नौकरी तलाश करके कमाने लगूं, तो फिर वो मेरी शादी कर देंगे। लेकिन यहाँ जो भी मुलाजमत मिलती है तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती, लिहाजा मैं दुबई जाना चाहता हूँ। वहाँ मेर अदवस्त है जो मुझे अच्छी मुलाजमत दिलवा सकता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए वीज़े वगैरह का खर्चा भरना पड़ेगा। इस बात पर ही मैंने उसे ज़िवरात दिए थे। ज़ैब ने कहा था कि वो दुबई जाना ही इसलिए चाहता है कि मेरी खातिर ज्यादा कमा सके। खैर, ज़िवरात फरोख्त करके उसने वीज़ा लिया और दुबई चला गया। मैंने भी अपने बेहतर मुस्तकबल की खातिर इस जुदाई को बर्दाश्त कर लिया। अधर मेरे रिश्ते आ रहे थे। दुबई जाने से कबल मैंने ज़ैब से जिक्र किया तो उसने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, टिकट भी ले चुका हूँ, तुम फातिमा से कहो, अम्मी अबू उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। मैंने फातिमा से कहा तो उसने अपने वालदीन को बताया कि और नगजीब भाई नीलोफर को पसंद करते हैं। आपने भी लड़की देखी हुई है, बहुत अच्छी है। ज़ीब भाई मुझसे कहकर गए हैं कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूं। आप फौरा रिश्ता मांग लें, ऐसा ना हो मेरे भाई की खुशी किसी और की हो जाए, क्योंकि उसके बहुत रिश्ते आ रहे हैं। इसके वालदीन ने मुझे देखा परखा हुआ था, लिहाजा उन्होंने पूरा अमीरी अम्मी से बात की और उम्मी ने भी ये सोचकर कि ये अच्छे लोग हैं अबू को मना लिया। यूं गैर मुतवक्का तौर पर मेरा रिश्ता हो गया। मैं तो इतनी खुश थी जैसे सारे जहान की खुशियां मुझे मिल गई हूं। सोच भी न सकती थी मेरे ख्वाबों की ताबीर यूं अचानक मुझे मिल जाएगी। जब ज़ैब दुबई से आया और मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई तो वो जरा भी खुश न हुआ, बल्कि उसका चेहरा उतर गया। मैं हैरान रह गई। कहा कि दुबई जाकर तुमको क्या हुआ है, तुम तो पहले जैसे नहीं रहे हो। उसने कहा कि हालात दूर जाने से बदल भी जाते हैं और मेरा हाथ झटक कर चला गया। फातिमा को पता चला तो वो ज़ीब पर खूब बिगड़ी और कहा, भाई साहब ये कहां की शराफत है। एक शरीफ घराने की सीधी सादी लड़की को तुमने शादी का यकीन दिलाया और अब इनकार कर रहे हो, जबकि अम्मी अबू ने भी बतूर बहू उसको पसंद कर लिया है। शादी नहीं करनी थी तो झूठ बोलकर उससे ज़िवरात क्यों लिए थे। ज़िवरात की बात फातिमा ने मां को भी बता दी। बोली, अम्मी, एक मुखलिस और सच्ची मोहब्बत करने वाली लड़की से भाई धो की करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। उसकी मां ने ज़ैब से बात की तो वो बोला, मुझे नीलो फिक्र से शादी नहीं करनी। आप मेरा इनकार समझ लें, मेरी कोई मजबूरी है। तुम्हारी किया मजबूरी है, मुझे तो बता दूं है कोई मजबूरी, आपको नहीं बता सकता। अब तुम्हारे बाप उनको हाँ कर चुके हैं। हमने रिश्ता मांगा और तय भी हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ रिश्ता ही तय हुआ है ना, निकाह तो नहीं हुआ। रिश्ते तय होकर टूट भी जाते हैं। ज़ैब के इनकार पर उसकी माँ ने मरने की धमकी दे दी। बाप ने भी बेटे को समझाया कि हम शरीफों में ये तरीका नहीं है कि ज़बान देकर मकर जाएं। किसी की इज्जत से खेलना अच्छी बात नहीं है। हमारी भी बेटियां हैं, अगर कोई हमारे साथ ऐसी हरकत करे तो बताओ हमें कितना दुख होगा। ज़ैब खामोश रहा। बाप के सामने कुछ बोलने की जरात नहीं कर सका। बहरहाल उसके घर वालों ने दबाव डालकर उसकी शादी मेरे साथ करा दी। सहागरात को जब ज़ैब ने मेरा घूंघट उठाया तो उनके चेहरे पर अजीब सी मजबूरी नक्श थी। खुशी का एहसास था ही नहीं।
खुशियों के फूल मेरी झोली में डालने की बजाय उन्होंने एक खत मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि उसे पढ़कर खूब सोच समझ कर फैसला कर लो। मैं जरा देर बाहर चला जाता हूँ। जब तुम खत पढ़कर सोच समझ लोगी तो वापस आकर तुम्हारी मर्जी मालूम कर लूंगा। ये कहकर वो बाहर चले गए। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। खत पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। लिखा था, प्यारी नीलोफर, बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन दुबई में कुछ ऐसे हालात में जकड़ा कि मालिक की लड़की से शादी करना पड़ी, वरना गिरफ्तार होकर जेल चला जाता। अब तो मैं एक बैठे बाप बन गया हूं। मेरी बीवी एक अरबी लड़की है। अब इन हालात हैं, अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरी बीवी बन जाओ, वरना कल सुबह तुम्हारी मर्जी होगी तो तलाक देकर तुमको आजाद कर दूंगा। चाहो तो ये खत मेरे वालिद को दिखा सकती हो, लेकिन उसके बाद शायद मैं उम्र भर घर भी वापस नहीं आ सकूंगा। तुम जो चाहो मुझ पर इल्जाम लगाकर तलाक का मुतालबा कर सकती हो। मैं दुनिया वालों के सामने तरदीद न करूंगा। मैंने रोते हुए खुशी की घड़ी में उस संगीन हकीकत को कबूल कर लिया, क्योंकि तलाक लेकर भी खुशी तो हासिल न कर सकती थी। ज़ीब 15 रोज रहे। उनकी छुट्टी खत्म हो रही थी। उन्होंने वापस दबी जाना था। वो मुझे साथ न ले जाना चाहते थे, मगर मेरे सास ससुर उनके सिर हो गए कि अपनी दुल्हन को साथ लेकर जाऊं। उन्होंने अपने वालिद से वादा किया कि 15 दिन के अंदर वापस आकर मैं नीलोफर को साथ ले जाऊंगा। इस दौरान वैज़े के लिए मतलूबा कागजात, निकाह नामा वगैरह ले जा रहा हूं। 15 रोज बाद मेरे ससुर ने ज़ीब को फोन किया। अब वो समझ गए कि नीलोफर को न बुलवाया तो ये दुबई पहुंच जाएंगे। बहरहाल वो वीज़ा लगवाकर दोबारा आए और मुझे साथ ले गए। यहां आकर माहौल देखा तो हैरत की तस्वीर बन गई। ज़ीब को मुझसे कोई लगा तो न था। उनकी सारी मोहब्बत अपनी पहली बीवी के लिए थी। उन्होंने मुझे अपने एक दोस्त के घर छिपा दिया और पहली बीवी को मेरे बारे में न बताया। बहुत कम मेरे पास आते। जब मैं रोती तो उनका दोस्त और उसकी बीवी मुझे तसल्लियां देते। कहते, भाभी आप नहीं जानते, ये बेचारा बस दिल लगी में फंस गया, वरना उसको शादी आपसे ही करना थी। ये दिल लगी ज़ैब को महंगी पड़ी। नौकरी में तरक्की और ज्यादा तनख्वाह के लालच में अरबी सीट की दिल फेंक लड़की की लगावट देखकर उसकी हिम्मत अफजाई की और समझा कि ये वक्ती है, मगर वो लड़की भी इतनी संजीदा थी कि उसका नातखा तंग कर दिया। यूं इसको अपनाए ही बनी। अगर उसके साथ बेवफाई करता तो उम्र भर जेल में ही गुजरती। मेरे दिल पर जो गुजरती थी मैं जानती थी। अपनी शराफत की वजह से उसके दोस्त के दर पर पड़ी थी। आखिर उसकी बीवी को रहम आया। बोली, भाभी मैं आपको वो घर दिखा देती हूं जहां तुम्हारे मियां अपनी बीवी के साथ रहते हैं और बड़ी ऐश भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। कब तक ऐसे रोती रहोगी? जो हकीकत है उसका सामना करो। ये 1-2 रोज की बात नहीं, सारी जिंदगी का सवाल है। अपनी जवानी बर्बाद मत करो। इससे कहो कि या तो तुम्हें भी जायज मकाम दे या फिर तलाक ले अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं भी तंग आचकी थी। मैंने उसकी बात मानकर खुद में हिम्मत पैदा की और उनके घर चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो ज़ीब अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूं और इसी घर में जन्म देकर फिर कहीं जाऊंगी, ताकि तुम्हारी इमानत तुम्हारे पास रहे और तुम फुर्सत में उसके साथ भी खेल सको। ये सुनकर वो गुस्से से लाल होकर उठा। उससे पहले कि मुझे धक्के देकर घर से निकालता, हमारी आवाज में सुनकर दूसरे कमरे से उसकी बीवी लाइवंज में आ गई और पूछने लगी, ये कौन है? वो अरबी में बात कर रही थी, लेकिन मैं समझ रही थी कि वो क्या कह रही है। मुझे डर था कि कहीं ये और थी मुझे घर से न निकाल दे और मेरी बेइज्जती करे। वहां उसका चौकीदार नौकर भी मौजूद था जो पाकिस्तानी था मगर अरबी जानता था। इस औरत ने उसी नौकर से अरबी में पूछा कि ज़ीब ने औरत से क्या कहा है और औरत क्या कह रही है। तब इस बूढ़े आदमी ने बता दिया कि ये औरत खुद को और नगजीब साहब की बीवी बताती है और कहती है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं तो मुसलसल रो रही थी। तभी ज़ीब गुस्से से उन्हें से उठा और पहली बीवी से कहा, ये औरत फरेबी और दरुक्को है, मैं उसको नहीं जानता। फिर वो मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकालने लगा तो वो औरत दरमियान में आ गई। कहने लगी, इंसान बनो, तुम देख रहे हो उस औरत की हालत। ऐसी हालत में तुमने उस औरत को इस तरह दे
उस औरत को उस तरह धक्के दिए तो ये अपना बच्चा खो देगी और तुम कातिल करार पाओगे। अगर तुम्हारे उस औरत से उस वजह से ताल्लुकात थे कि ये तुम्हारी लोंडी बांदी याजर खरीद थी तो कोई बात नहीं है। हाँ, अगर तुमने उसके साथ ज़नाकारी की है तो तुमको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने नौकर से कहा कि इससे पूछो कि उसके पास और नगजीब की बीवी होने का कोई सबूत है। नौकर ने मुझे उर्दू में बता दिया। मैंने अपना पर्स खोला और निकाहनामा निकाल कर दिखाया। वो औरत निकाहनामा देखकर दंग रह गई, मगर वो बहुत हौसले वाली थी। उसने फौरा अपने वालिद को फोन किया और फैसला बाप पर छोड़ दिया। मेरी हालत गैर हो रही थी। थोड़ी देर में एक लंबे कद का एक शख्स अरबी लिबास पहने हुए आ गया। वो काफी संजीदा और रौब-दाब वाला शख्स था। दौलत और सरवत उसके सरापे से टिपकती थी। उसने अपनी बेटी की ज़बानी तमाम अहवाल सुना और निकाह नामा भी देखा। मैं समझ रही थी अब मेरे साथ ज़ैब की भी गर्दनजनी का फैसला होगा, लेकिन मुझे इस शख्स के फैसले पर बहुत हैरत हुई। उसने बेटी से कहा कि उसको तुम्हें फी अलहाल घर में जगह देनी होगी जब तक उसका बच्चा जन्म नहीं ले लेता। उसके बाद चाहू तो अलहदा मकान में रख सकती हो। ये औरत बेगनाह है और नगजीब ने भी अपने वालदीन की ताबेदारी में अपनी मनगीतर से शादी करके कोई गनाह नहीं किया है। माँ बाप की ताबेदारी ही तो की है। अलबत्ता उसने हमसे मुसलहतन झूठ बोला, हकीकत छिपाई। ये धोखा जरूर है, लेकिन इस औरत की मजबूरी देखकर हमें और नगजीब को माफ करना होगा, बशर्ती का ये तुम्हें और अपनी दूसरी बीवी को बराबर के हुकूक दे, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको गनाह कहीं। उसने निकाह किया है और हमारे दीन में 4 शादियों की इजाजत है। बाप के समझाने से ज़ीब की अरबी बेबी, जो काफी परेशान थी, कुछ शांत हो गई। उसने मुझे गले लगा या और बोली, घबर अयू नहीं, तुम हमारे साथ सुकून और आराम से रहोगी, क्योंकि हर बीवी को बराबर के हुकूक देना इस्लाम का हुक्म है। इसलिए हम तुम्हें कबूल करते हैं और अल्लाह का हुक्म तस्लीम करते हैं। मैं जो सोच रही थी कि अगर उस औरत ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी, हैरान रह गई। इस औरत और उसके बाप के दिल में दीन के अहकामात इलाही लिए हुए थे। उनको किसी हज के सामने मुकद्दिमा पेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके दिल में इंसानियत मौजूद थी। यूं फैसला मेरे हक में हो गया। अलबत्ता अरबी ने और नगजीब को काफी बड़ा भला कहा तो कर ने मुझे बताया कि वो कह रहा था कि अगर तुम मेरे नवासे के बाप न होते तो इस बेइंसाफी पर मैं तुम्हें सख्त सजा देता। मेरी सूतन भी फरिश्ता सिफत निकली। उसने मुझे बहनों की तरह अपने साथ रखा। आज मैं खुद को उसके कदमों की धूल समझती हूँ। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तिला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।